गांधी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह करके आ रहे थे, वहां पे जो रेसिस्ट रजीम है ना, जो कि काले और गोरों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करती थी, उनके अगेंस्ट उन्होंने काफी सक्सेसफुली फाइट किया था अपने सत्याग्रह यानी नॉन वायलेंट मेथड से। ये जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था यानी इन कॉलोनियल पावर्स के अगेंस्ट जो स्ट्रगल था, इसने क्या किया, लोगों को आपस में बांध दिया और नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की फीलिंग को काफी ज्यादा प्रमोट किया। 1919 में डिसाइड किया गया था कि 10 साल बाद भारत में एक रॉयल कमीशन आएगा जिसका काम होगा भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। लेकिन दिक्कत क्या है कि 10 साल में बहुत देरी हो जाती, तो कायदे से इस कमीशन को आना चाहिए था 1929 में, लेकिन ये पहले ही आ गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि एक ऐसा इलाका चाहिए जहां पे चुनाव में खड़े होने वाला भी पर्सन बैकवर्ड क्लासेस से हो और उसको वोट करने वाले भी बैकवर्ड क्लासेस से। सो भाई क्या हाल चाल, कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे, बहुत ओपी होंगे यार। और सबसे खास बात यह है भाई कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की इस सीरीज के इस प्यारे से चैप्टर में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका होस्ट, आपका गोस्ट, आपका गाइड यानी कुणाल दिस साइड। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे बच्चे, ठीक है। और मेरे सारे प्यारे डोगेश के दोस्तों, क्या हालचाल? हमारे डीके समोसा भंडार के ऑल दी को फाउंडर्स। यार जो बेस्ट बात है ना तुम लोग के अंदर, बहुत अच्छी बात, वो ये थी कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए, कुछ सवाल आपसे पूछे और यार क्या जबरदस्त आंसर्स कर रहे हो भाई। मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया, बिल्कुल ऐसे, मतलब अच्छा सा फील हो गया भाई। एक तो हैट्स ऑफ भाई, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे मैंने देखा। मतलब इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मैं कमेंट सेक्शन जाके पढ़ता हूं, मैं देखता हूं यहाँ जाकर के, जो बच्चों का वो जो कहते हैं ना, वो जो जोश है यार, वो जो जज्बा है भाई, ओपी लेवल का है गाइस, मजा ही आ जाता है देख करके। ठीक है, चलो आओ तो बच्चे आज क्या करेंगे। देखो आपको पता है ये सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि जो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस हैं, जो एनसीईआरटी के सवाल है, जो बच्चे कहीं ना कहीं छोड़ के आ जाते हैं, जो बच्चे नहीं कर पाते या जल्दबाजी में बच्चे नहीं कर पाते, या कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता कि सर इस क्वेश्चन का सवाल का आंसर कैसे करना है, जो एनसीईआरटी की किताब में सवाल पूछा गया उसको कैसे आंसर करना है। तो आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेटा ये सीरीज चलाई जा रही है, दैट इज एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। ठीक है, आइए दोस्तों इस सिलसिले में आपके एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया, और इस चैप्टर की आज यहाँ पे शुरुआत करेंगे। उम्मीद है ये प्रेजेंटर मेरा साथ देगा, जो कि नहीं दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसको दोबारा ट्राई करते हैं, दोबारा भी चलिए। तो अब ये प्रेजेंटर मेरा साथ दे रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए तो आइए दोस्तों हम लोग क्या बातें करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, जब चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया तो इसको हम लोग करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, यानी एनसीईआरटी के वो बेहतरीन सवाल जिसको आप भाव थोड़ा कम देते हो, बिकॉज आपको लगता है अरे सर ये एनसीईआरटी में क्या रखा है सर, ये एनसीईआरटी कुछ नहीं आएगा। जिन बच्चों को ऐसा लगता है भाई अपने मन से गलतफहमी निकाल दो। जो सबसे पहला लेक्चर मैंने लिया था इस सीरीज का, उसमें दिखाया था कि एनसीईआरटी से सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आपके एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, जो किताब आपकी चल रही है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और उसको नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए देखो नेशनलिज्म इन इंडिया की अगर हम बात करेंगे, एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा चैप्टर है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो इसमें एक बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बात की गई है। ठीक है, जितना भी हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है या हमारा फ्रीडम मूवमेंट है, आप कह सकते हो, उस फ्रीडम स्ट्रगल को या उस फ्रीडम मूवमेंट को इस पूरे चैप्टर के अंदर आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई पूरा फ्रीडम स्ट्रगल बता दिया है, लेकिन उसके कुछ हिस्से, कुछ भाग आपको जरूर बताए। देखो छोटा सा प्यारा सा जिस्ट मैं आपको देता हूं चैप्टर का। चैप्टर की शुरुआत होती है लोगों के एक्सपीरियंसेस से कि किस तरीके से जो लोग थे वो ब्रिटिश साम्राज्य यानी जो ब्रिटिश रूल था आपका, उसके अंदर बहुत परेशान थे। बिकॉज ब्रिटिशर्स गोरे गोरे गाल और सुनहरे बाल, तो इतने नालायक लोग थे यार कि इन्होंने हमारी धरती पे आके कब्जा किया, हम ही को लूटा और हम ही को लूट पाट करके जो है ये भाग गए। ठीक है, तो कहते हैं ना कि हमें तो मिलके लूट लिया गोरे गोरे गालों ने, सुनहरे बालों ने और ब्रिटिशर्स। समझ गए? चलो, तो द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि भैया अब क्या होता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ऐसा नहीं कि उस टाइम पे ऑल ऑफ अ सडन हमारे अंदर देश प्रेम की भावना जाग गई या फिर राष्ट्रवाद की भावना जाग गई, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बहुत सारे लोग मैं कहता हूं, मतलब देखो मैं, मेरे पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव बहुत सिंपल है यार, कि जब आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हो तो सिर्फ एक या दो इंसान नहीं है जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई है। भारत को आजादी दिलाने में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके नाम हम इतिहास में कभी तो जानते हैं और कभी जानते भी नहीं है। ठीक है, तो इट्स नॉट वन और टू पीपल हु गॉट इंडिया फ्रीडम, है ना, इट्स अ मल्टीट्यूड ऑफ पीपल जिन्होंने मिल करके देश को आजाद कराया।
अब अगर आप देखेंगे मजे की बात यह है कि जब देखो हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे इतिहास में, नहीं तो बहुत ज्यादा पीछे हो जाएगा। ठीक है, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसने अंग्रेजों को बिल्कुल हिला के रख दिया था, ये हम सबको पता है। अब 1857 के बाद से आप देखोगे जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत पे अपनी पकड़ मजबूत करना स्टार्ट कर देती है। अच्छा, अब भारत के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे एसोसिएशन हो गई, है ना, और बहुत सारी ऐसी पूना सार्वजनिक सभा हो गई, ऐसी बहुत सारी मल्टीपल एसोसिएशंस हैं जो भारत के अंदर बनना स्टार्ट होती हैं। कई सारी ब्रिटिशर्स को अपोज करती हैं, ब्रिटिश के बारे में काफी कुछ लिखती हैं अखबारों में, आर्टिकल्स में। तो लोगों के अंदर वो जो एक कॉमन भावना है ना हेट्रेड की ब्रिटिशर्स के प्रति, वो तो नो डाउट बढ़ रही है। लोग अपनी धरती माता से अभी ज्यादा प्यार कर रहे हैं, लोग अपने आप को थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। अब आपको एक आवाज चाहिए थी जो पूरे देश की आवाज बन सके, और तब जन्म होता है आपका 1885 में कांग्रेस का। ठीक है, हालांकि कांग्रेस के पीछे भी कई सारी कंट्रोवर्सीज है। कहा जाता है कि कांग्रेस को फाउंड इसलिए किया गया था ताकि जो इंडियंस है उनकी बातों को आसानी से ब्रिटिशर्स तक पहुंचाया जा सके और ब्रिटिशर्स की बातों को भारतीयों तक। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कांग्रेस का जो स्टार्टिंग पॉलिटिकल फेस है वहां पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, वहां पे सिर्फ लिख लिख के पत्र पत्री लिख लिख के ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट की जा रही, क्योंकि वो मॉडरेट फेज है भाई। और जितने भी मॉडरेट नेता थे उनका यही सिंपल एजेंडा था कि आपको अगर कोई बदलाव चाहिए समाज में तो आप ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट करिए, अच्छे लोग हैं, मान जाएंगे। लेकिन वो अच्छे लोग तो थे नहीं, गाली देके भगा देते थे आपको। ठीक है, फिर एक दौर तब आता है जब बंगाल का विभाजन यानी पार्टीशन होता है 1905 में, लॉर्ड कर्जन कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद से जो मूवमेंट आप देखोगे थोड़ा सा अग्रेसिव होता है। 1906 से लेके 1909 तक आप देखेंगे स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो बहुत सारे बच्चे, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, बच्चों को लगता है कि यार स्वदेशी बॉयकॉट गांधी जी ने सिखाया। नहीं भाई, गांधी जी ने नहीं सिखाया यार, स्वदेशी बॉयकॉट हमको आता था। हमें 1906, 1907, 8, 9 में पता था कि स्वदेशी का मतलब होता है इंडियन मेड गुड्स का इस्तेमाल करना, और बॉयकॉट का मतलब होता है जितने भी विदेशी चीजें उसको विरोध करना। तो ये नॉलेज हमारे पास थी। अब क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर वन जब आती है तो ब्रिटिशर्स को ये पता था कि बिना इंडियंस के सहयोग के आप वर्ल्ड वॉर वन में इन इलाकों में, खासकर जो आपके एशियन इलाके हैं, आप नहीं जीत सकते। तो ये जाते हैं कांग्रेस के पास लॉलीपॉप लेकर के, भैया देखो ऐसा है कि आप अगर हमको सपोर्ट करोगे तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन का मतलब होता है कि मतलब जो देश के इंटरनल मामले हैं उसको डिसाइड करने का अधिकार इंडियंस के पास आ जाएगा। ठीक है, भैया लॉलीपॉप ले ली जाती है। अब ले ली जाती है तो ऑब्वियस सी बात है इंडियंस पार्टिसिपेट करते हैं। जब पार्टिसिपेट करते हैं, वॉर खत्म हो जाता है। उसके बाद वापस ब्रिटिशर्स तो वही यार न मुकर जाने वाले लोग, है ना, इनके ईमान धर्म का तो कुछ है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है भैया बात से मुकर जाते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1914 से 18 का वो समय था भारत में जब भारत के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है, पहली बात तो वॉर हो रही है। वॉर के चलते क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर के चलते जितनी भी कंट्रीज कॉलोनाइज्ड थी, है ना, आप देखो कॉलोनाइज मतलब जिनको विदेशी पावर्स ने कब्जा कर रखा था, और आप देखेंगे यूरोपियन पावर्स बैटल लड़ रही है, तो इसका इंपैक्ट उन देशों पर पड़ता है जैसे भारत पे पड़ा। ठीक है, तो आप देखोगे कि वॉर के समय में हर चीज का, खाने पीने का, हर चीज का दाम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। अब क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना, वो जितना भी वॉर का खर्चा है वो किससे निकाल रही है, लोन से निकाल रही है, उधारी लेके निकाल रही है, या भारत से टैक्सेस वसूल के निकाल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, जब आप खर्चा करोगे, आप 4 साल से युद्ध लड़ रहे हो, पैसा तो खर्च हो ही रहा, पैसा आ तो रही ना, तो यहां पे क्या होता है, भारत में टैक्सेस बढ़ा देते हैं। अब जो आम आदमी है यार, उसके ऊपर टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा है। इसी के चलते कहते हैं ना कि यार गरीबी में आटा गीला होना, तो भारत के अंदर भी कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं। भारत में प्लेग की बीमारी फैल जाती है, कई जगह सूखा पड़ जाता है। तो खासकर अगर आप देखोगे जो पंजाब और आसपास का इलाका है, वहां पे खासकर जो हट्टे कट्टे नौजवान लोग हैं उनको जबरदस्ती उठा के आर्मी में भर्ती कर दिया जाता है। अब आप देखेंगे भारत में ये इतने सारे प्रॉब्लम्स है, और ब्रिटिशर्स के प्रति जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। भारत के साथ एक दिक्कत है, वो है एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। यानी आपको एक लीडर चाहिए, एक नेता चाहिए जो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाइड कर सके, और यहां रिटर्न होता है गांधी जी का। गांधी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह करके आ रहे थे, वहां पे जो रेसिस्ट रजीम है ना, जो कि काले और गोरों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करती थी, उनके अगेंस्ट उन्होंने काफी सक्सेसफुली फाइट किया था अपने सत्याग्रह यानी नॉन वायलेंट मेथड से। अब जब गांधी वापस आते हैं भारत के अंदर, है ना, गांधी वापस आते हैं भाई, बढ़िया। उसके बाद आने के बाद ये जो है कुछ टाइम तक देखते हैं, ट्रैवल करते हैं, भारत की समस्याओं को समझते हैं। फिर आप देखोगे कि 3 बड़े आंदोलन, सत्याग्रह मूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, चंपारण, खेड़ा और सत्याग्रह। अब चंपारण की डेट कई जगह गलत दी रहती है यार, चंपारण 1917 है भाई, उसके बाद के जो दोनों मूवमेंट्स है वो 1918 है। एनसीईआरटी इसमें गड़बड़ी करता है डेट्स में, आप मत करना, इसलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप देखोगे चंपारण की दिक्कत ये थी कि वहां पे जो इंडिगो एक क्रॉप होता है, एक प्लांट होता है, उससे नीला रंग का कलर बनता है। उस कलर का इस्तेमाल करके आप कपड़े वगैरह को कलर करने के लिए, डाई करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नहीं क्लोथ को आप डाई करते हैं, राइट। अब देखो कि दिक्कत ये है कि इंडिगो जो प्लांटेशन सिस्टम है, जिसको हम 3 कथिया सिस्टम कहते थे, चंपारण एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, तो वहां पे ये सिस्टम इंप्लीमेंटेड था।
अब इसके चलते दिक्कत ये है कि यार कि जो यूरोपियंस हैं, ब्रिटिशर्स हैं, है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, बेचारे भारतीय किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं और इनसे सस्ते दामों पे इंडिगो उगवा भी ले रहे हैं और उसको बढ़िया मार्केट में बेच रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे दामों पे, बिकॉज इंडिगो का जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़िया था। अब दिक्कत क्या होती है कि मार्केट के अंदर जब एक आर्टिफिशियल डाई आ जाती है, आर्टिफिशियल कलर आ जाता है जो इंडिगो के मुकाबले बहुत सस्ता है, तो इंडिगो का डिमांड जाता है गिर। अब एज ए रिजल्ट जितने भी यूरोपियंस हैं उनको लॉस होने लगता है। अब ये लोग भारतीय फार्मर्स के पास आते हैं, कहते हैं हम अपना लॉस तुमसे रिकवर करेंगे भाई, ठीक है, तो इनके लिए टैक्स वैक्स बढ़ा देते हैं। तो भाई गांधी जी यहाँ जाते हैं, आंदोलन करते हैं, उसका बेनिफिट ये होता है कि सिस्टम थोड़ा खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर आप खेड़ा में देखोगे बेचारे गरीब किसान है, वहां सूखा पड़ गया है, तो बेचारा वहां पे टैक्स कैसे दे पाएगा आदमी, रेंट कैसे दे पाएगा, तो वहां का किसान कह रहा है कि भैया रेंट माफ कर दो। गांधी जाते हैं, गांधी जी वहां पे मतलब मेन लीडर नहीं थे, उसके अलावा भी आप देखोगे जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन थे वहां पे, उन्होंने ज्यादा एक्टिव रोल प्ले किया है। फिलहाल आप देखोगे तो उन बेचारों की रेंट वेंट माफ कर दी जाती है, टैक्स वैक्स माफ कर दिए जाते हैं और वहां पे भी थोड़ा सही हो जाता है। अच्छा, अहमदाबाद के साथ दिक्कत ये थी कि अहमदाबाद, ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है, मैंने आपको बताया यहाँ पे बीमारी फैली हुई थी, प्लेग की बीमारी। तो प्लेग क्या होता है बेटा, जो चूहा होता है आपका ना, उससे एक बीमारी फैलती है और उस टाइम पे बहुत फेटल थी, यानी जानलेवा थी, आप मर भी सकते थे। तो अगर आप देखोगे तो अब प्लेग के टाइम पे जो वर्कर था वो तो घर पे बैठ जाएगा, तो जो कॉटन की फैक्ट्रियां हैं जहां पे कॉटन का कपड़ा बनता है अहमदाबाद में, तो वहां पे आप देखोगे काम धंधा बन गया ठप। अब काम धंधा बंद हो गया तो ऑब्वियस सी बात है नुकसान होगा। तो वहां पे क्या हुआ कि वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वहां के जो मिल ओनर्स थे, उन्होंने कहा कि हम आपको एडिशनल पैसे देंगे, जिसको आप प्लेग बोनस कहते हैं, ठीक है। वर्कर आया, लेकिन जब प्लेग की बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगी, इन्होंने प्लेग बोनस खींच लिया वापस। अब ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, ठीक है, और जो मार्केट के दाम है बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। अब वर्कर कह रहा है कि यार भाई मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं इन सारी चीजों को खरीद पाऊं, तो वर्कर कह रहा है कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, है ना। अब दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ गई। अब वर्कर कह रहा है 50% सैलरी बढ़ा दो, ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो आपके मिल ओनर्स है, मिल के मालिक, वो कह रहे हैं 20% बढ़ाएंगे। अब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वर्कर चला जाता है हड़ताल पे, स्ट्राइक पे, काम बंद हो गया। तो यहाँ पे एक मिल ओनर थी अनुसुईया बेन पटेल, उन्होंने या अनुसुईया बेन साराभाई, ठीक है, तो उन्होंने मतलब गुजराती मिल ओनर थी, तो उन्होंने गांधी को बुलाया, गांधी आते हैं यहाँ पे, सत्याग्रह करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से, और यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं और आप देखोगे कि वर्कर का वेजेस भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट क्यों आया भाई, ताकि जो बढ़ती हुई आपकी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज हैं उन पे कंट्रोल लगाया जाए। अब राउलेट एक्ट में क्या है कि बहुत सिंपल है यार, कि आपको क्या किया जाएगा, अगर आप सरकार के अगेंस्ट कुछ भी करते पाए गए तो आपको उठा के सीधा जेल में डाल देंगे 2 साल तक, ठीक है, बिना कोई मुकदमा चला, यानी कोर्ट में आप जाकर के अपने लिए लड़ाई भी नहीं कर सकते, तो सीधा उठा के आपको जेल की हवा खिला दी जाएगी। अब देखो इसके अगेंस्ट क्या होता है, गांधी सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, बट जो सत्याग्रह है वो अभी भाई हमारे लोगों को थोड़ी पता है कि नॉन वायलेंस कैसे करना है ना, अहिंसा क्या होती है, सब नहीं पता है अपने को। तो जहां पे पुलिस अपने पे मारती है, हम पलट के पुलिस को मारते हैं, तो एकदम बढ़िया रॉक रॉक WWE चल रहा है अपनी तरफ। तो आप देखोगे कि जो हड़ताल वड़ताल इतनी ज्यादा वायलेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है, और इसी बेस में एक बड़ा खराब इंसिडेंट होता है अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग का। आपको याद होगा जब बैसाखी का समय था, 13 अप्रैल की बात है 1919 की, कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहां के लोकल लीडर्स, जैसे कि सैफुद्दीन किचलू और आपके डॉक्टर सत्यपाल, इनके अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, बहुत सारे लोगों का मिक्सचर है उस कॉमन ग्राउंड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसे में क्या होता है, जब कमान आती है जनरल डायर के हाथ में, तो जनरल डायर सोचता है कि यार लोगों के मन में डर बैठाते हैं, वो जाता है वहां पे लोगों पे गोलियां बरसा देता है। तो ये हो गया आपका जलियांवाला बाग में जिक्र। उसके बाद आप देखोगे तो पॉलिटिक्स धीरे 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 आगे बढ़ रही है, फिर आपका खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है, ठीक है। खिलाफत के साथ साथ गांधी सोचते हैं कि यार एक नॉन कॉपरेशन लॉन्च कर दिया जाए, तो नॉन कॉपरेशन लॉन्च करते हैं। अब नॉन कॉपरेशन का इंपैक्ट पूरे भारत में अलग अलग तरीके से होता है, तो नॉन कॉपरेशन आप कह सकते हैं थोड़ा सक्सेसफुल था, लेकिन 100% रिजल्ट अचीव नहीं कर पाया। फिर लास्ट में जब चौरी चौरा का केस होता है, चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर में, तो वहां पे क्या होता है, पुलिस वालों लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो उसमें लोग जो है पुलिस स्टेशन फूंक देते हैं, जला देते हैं, 22 पुलिस वाले मर जाते हैं यार उसमें, ठीक है। तो उसके बाद गांधी कहते हैं यार कि अभी देश तैयार नहीं है, अभी नॉन कॉपरेशन को वापस ले लेते हैं, ठीक। फिर आप देखोगे कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी हुई थी, है ना, उसके अंदर चाहते थे कि चुनाव जीत करके उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। इनको लगता था कि ये वहां पे रहेंगे तो कोई भी खराब लॉ बनने से रोक पाएंगे। तो आप देखोगे स्वराज पार्टी फॉर्म होती है 1923 में, फिर कहानी वहां से आगे बढ़ती, फिर आप देखोगे साइमन कमीशन आता है भारत में, जिसका ऑब्जेक्टिव था भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस करना। उसको हम लोग गो बैक साइमन से जो है स्वागत करते हैं। रीजन इज कि उस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर यहाँ पे नहीं होता। फिर आप देखोगे धीरे धीरे कहानी और आगे बढ़ती है, ठीक है। फिर हम दांडी मार्च देखते हैं 1930s के अंदर। फिर वो समय आ चुका है जब गांधी जो है दांडी मार्च के साथ सॉल्ट लॉ यानी नमक के जो ऊपर टैक्स लगाया गया था, इस कानून को तोड़ते हैं, जिसको आप नमक आंदोलन भी कहते हो। इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस के भी 2 फेजेस हैं।
अगर आप देखेंगे पहला फेज आपका लगभग लगभग 1930 से 31 तक चलता है। और दिक्कत ये है कि इतनी सारी जो ब्रिटिश सरकार है भाई, वो भी पूरा फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करती है, लोगों को अरेस्ट करना, पीटना, मारना। तो गांधी क्या करते हैं, इस पूरे फर्स्ट फेज को कॉल ऑफ कर देते हैं और इरविन जो उस टाइम के वाइसरॉय थे भारत के, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। सो आप कहते हो गांधी इरविन पैक्ट, है ना, 5 मार्च 1931। अच्छा, अब क्या होता है भाई, जब एग्रीमेंट हो जाता है तो गांधी बीच में आंदोलन बंद करके भाग जाते हैं। कहां भाग जाते हैं? इंग्लैंड भाग जाते हैं, लंदन भाग जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे एक कॉन्फ्रेंस चली थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो उसके सेकंड सेशन को अटेंड करते हैं। फर्स्ट को तो कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था। हालांकि सेकंड सेशन में भी कोई रिजल्ट आता नहीं है। जब गांधी इंडिया वापस आते हैं तो पता चलता है कांग्रेस लीगल डिक्लेयर कर दी गई है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है। इनफैक्ट गांधी को भी खुद कुछ टाइम बाद अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर गांधी जब सब कुछ धीमा होता है, ठंडा पड़ता है, तो गांधी दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस बार लोग बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म नहीं दिखाते। द रीजन इज कि पहले टाइम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हर एक के अपने ऑब्जेक्टिव थे, और सिंस उनके ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हुए तो उनको लगता ही नहीं है कि दूसरी बार में भी कुछ हो पाएगा, तो वो अपना पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती जाती है। फिर आप देखोगे 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें ऑल इंडिया लेवल पे ये डिमांड की जाती है कि अंग्रेज जो है इमीडिएटली भारत छोड़ के चले जाएं और पावर को ट्रांसफर कर दें। हालांकि पावर को ट्रांसफर होने में अगले और 5 साल लगते हैं, एंड वी सी दैट कि 15 अगस्त 1947 को देश होता है आजाद और वी बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, लेकिन रिपब्लिक हम इंडिपेंडेंट 1947 को नहीं बने थे। रिपब्लिक यानी गणतंत्र हम बने हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया था 26 जनवरी को। ठीक है, दिस 1950। डन। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा जिस्ट था इस पूरी कहानी का। अब इसी आइडिया को रख करके हम सारे बच्चों को यहाँ पे क्या करना है, जल्दी से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आप ये सोचोगे सर आपने इतना तेज क्यों बताया? तो इतना तेज इसलिए बताया बिकॉज हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर का बेटा बहुत डिफरेंट है। और आपको इसलिए बता दिया क्योंकि चैप्टर लंबा है, आपके दिमाग में कुछ पॉइंटर्स रहे कि हाँ सर ये कहानी है। और सिंस समय सबसे कीमती है, तो कम समय के अंदर एक क्विक रिकॉल करते हुए जल्दी से आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पे? चलिए, अब क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। To explain why growth of nationalism in the colonies is linked to anti-colonial movement. Question number 1. How the First World War helped in the growth of national movement in India? Why Indians were outraged यानी angry by the Rowlatt Act? And why Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement? 4 प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला, नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद एक ऐसा फीलिंग है ना, जो कि आप देखोगे जितने भी देश के लोग हैं, है ना, उनको एक सिंगल यूनिट में बांध देता है, यानी उनको यूनाइट कर देता है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे ये एक पावरफुल सेंटिमेंट, एक इमोशन है। जब जब इंडिया में जब भारत खेलता है और भारत को कोई भी प्लेयर आप देखोगे छक्का मारता है, तो हम सब चिल्लाते हैं ना, इंडिया 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 इंडिया, है ना। तो अगर आप देखेंगे बेटा, तो वो जो फीलिंग है, वो राष्ट्रवाद की, पेट्रियोटिज्म की फीलिंग, वो नेशनलिज्म ही है ना, जो आपको एक यूनिट बनाता है, जो आपको एक देश बनाता है। फिर अगर आप देखेंगे, सो इन अ कॉमन बॉन्ड बियॉन्ड द कम्युनल लिंगुअल कास्ट या रिलीजियस डिफरेंसेस। जब हम बात देश के बाहर जाते हैं तो अपने रिलीजन, धर्म, जाति को हम नहीं देखते, हमारे को एक ही आइडेंटिटी दी जाती है, दैट इज वी आर इंडियंस। हम भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं। तो भारत के नागरिक होना ये हमारी पहचान है, हर एक चीज से ऊपर उठ के। ठीक है, और यही आपका राष्ट्रवाद है। चलिए, अब अगर आप देखेंगे यानी नेशनलिज्म, अब जितनी भी वर्ल्ड में कॉलोनीज हैं, जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने क्या किया, वहां पे जाके कब्जा कर लिया। फ्रांस हो गई, डच लोग हो गए, आपके ब्रिटिशर्स हो गए, है ना, पोर्तुगीज हो गए, तो इन्होंने जाके कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद वहां के लोगों के लाइफ को खराब करना स्टार्ट किया, वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया। ठीक है, उनकी फ्रीडम को छीन लिया। तो अगर आप देखोगे, तो इसके चलते क्या हुआ यार, कि लोग जो है ना एक कॉमन बॉन्ड से बंध गए। यानी आप ऐसा समझ लो, अगर एक देश के अंदर सबको परेशान किया जाएगा, तो जितने भी उस देश के लोग हैं, वो ऑब्वियस सी बात है उस परेशान करने वाले के अगेंस्ट एक कॉमन यूनाइटेड बॉन्ड में बंधे होंगे। सब उस इंसान से नफरत करते होंगे, उसको डाउनफॉल करना चाहते होंगे, है ना। और वही वाली चीज यहाँ पे कॉमन है। तो कॉलोनाइजेशन ने क्या किया, लोगों की फ्रीडम को अफेक्ट किया। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स आप देखोगे, जो स्ट्रगल चला यहाँ पे अपने आप को आजाद कराने का, उसमें जो राष्ट्रवाद के सेंटिमेंट्स है, पेट्रियोटिज्म की फीलिंग है, ये धीरे धीरे करके यहाँ पे डेवलप होती रहे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो द सेंस ऑफ ऑपरेशन, कि लोगों को दबाया जा रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये जो फीलिंग थी, एक कॉमन फीलिंग थी। और इस कॉमन फीलिंग ने क्या किया, देश भर के लोगों को यहां पे यूनाइट कर दिया। और आप देखोगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक आदमी यहां पे परेशान था, और जो आदमी यहां पे परेशान था वो आपस में कनेक्टेड था। ठीक है, चलिए, तो आप कह सकते हैं दिस इज द रीजन कि ये जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था, यानी इन कॉलोनियल पावर्स के अगेंस्ट जो स्ट्रगल था, इसने क्या किया, लोगों को आपस में बांध दिया और नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की फीलिंग को काफी ज्यादा प्रमोट किया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नाउ
अच्छा, अब अगर हमने यही देखा कि हर क्लास या हर ग्रुप जो था इंसान का, उनको यही लगता था कि भाई वो कॉलोनियलिज्म के अंदर दबे हुए हैं, ठीक है? एंड हालाँकि ये बात अलग है कि हर एक को जो इम्पैक्ट था इसका वो अलग-अलग तरीके से फ़ील होता था। जैसे बिज़नेसमैन का दुःख ये था कि वो फ्री होकर के बिज़नेस नहीं कर पा रहा, गरीब आदमी का दुःख ये था कि सामान बहुत महँगा है, पर हर किसी का कुछ ना कुछ दुःख था, लेकिन वो दुःख एक कॉमन एनिमी से कनेक्टेड था, ठीक है? चलिए, तो पीपल स्टार्टेड यूनाइटिंग अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म, जो कि आप कह सकते हो आगे बढ़ के लोगों का स्ट्रेंथ भी बना इन दिस फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है? चलिए, अच्छा, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखो बहुत सिंपल है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की इंपैक्ट क्या थे? क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने नेशनलिज्म कैसे प्रमोट किया, या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट क्या था, या फिर हाउ डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट अ न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, तो आपको कई तरीके से घुमा करके सवाल दे सकता है, ठीक है? चलिए, अगर आप देखोगे तो पहली बात तो ये कि जो पंजाब और जो भारत के गांव के इलाके थे, वहां से क्या करती थी ब्रिटिश आर्मी, जबरदस्त ब्रिटिश लोग जो थे क्या करते थे, जबरदस्ती जबरदस्ती उठा के लोगों को आर्मी में भर्ती कर देते थे, जो हट्टे कट्टे लोग थे। इसको कहते हो आप फोर्स रिक्रूटमेंट, ठीक है? अच्छा, अब अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए इन्होंने क्या किया, कस्टम ड्यूटी जो टैक्सेस थे वो बढ़ा दिए, इनकम टैक्स को इंपोज कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर आप देखोगे 1918, 1919, 1920, 21 में जो क्रॉप्स थे, यानी देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ा तो आपकी फसल खराब हो गई, ठीक है? तो एज अ रिजल्ट जब मार्केट में खाना ही नहीं होगा तो मार्केट में जितना भी अवेलेबल फूड है वो महंगा हो जाएगा, ठीक है? तो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, अब इसके अलावा क्या हुआ कि बहुत सारा एपिडेमिक फैल गया, एपिडेमिक मतलब महामारी फैल गई, बड़े से इलाके में डिसीज फैल गई, ठीक है? जिसके चलते क्या हुआ कि 12 से 13 मिलियन लोग यहां पे मर गए। अब इससे हुआ क्या है कि लोग ना बहुत गुस्से में आ गए कि ब्रिटिश सरकार हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रही है, हमारे रिसोर्सेज छीन रही है और हम ही को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, राइट? तो अगर आप देखेंगे तो लोगों को लगा था कि हो सकता है वॉर खत्म होने के बाद इनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वॉर के आने के बाद क्या हुआ यार कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहां पे अराइज हो गए। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि जो मॉन्टैग केल्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए थे 1919 में, उन्होंने भी यहां पे इंडियंस की प्रॉब्लम्स को यहां पे सॉल्व नहीं किया, ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो एक जनरल, एक कॉमन लेवल पे भारतीयों के अंदर बड़ा डिस्कंटेंट आ गया, लोग बड़े डिससेटिस्फाइड से हो गए कि यार इनकी बातों को ना तो सुना जा रहा है ना तो देखा जा रहा है, और इनको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। तो एज अ रिजल्ट दे गॉट यूनाइटेड अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। वो कौन थे? वो थे ब्रिटिशर्स, ठीक है? चलिए, अगला सवाल। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि व्हाई इंडियंस वर आउटरेज्ड बाय द राउलेट एक्ट, ठीक है? ठीक है, अगर आप देखोगे भारतीयों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर वन में मदद की थी, मैंने आपको बताया चैप्टर के स्टार्टिंग में, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में। तो इनको लगा था कि अगर जब वॉर ओवर हो जाएगी तो सरकार इनको कई सारे अधिकार दे देगी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं। मैंने कहा था ना, लॉलीपॉप देके भाग गए, फिर जब वॉर खत्म हो गई तो लॉलीपॉप छीन ली, ठीक है? तो सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं। इस वजह से क्या हुआ कि लोगों के बीच में मतलब आप कह सकते हैं डिस्कंटेंट आ गया, यानी लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए, ठीक है? अब देखो क्या होता है। अब ऐसी सिचुएशन के साथ लड़ने के लिए अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने पास कर दिया राउलेट एक्ट 1919 में, ठीक है? अच्छा, जैसे भारत में आज के टाइम पे लोकसभा राज्यसभा है ना, वैसे ही उस जमाने में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हुआ करते थे, ठीक है? इसको आप इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कह सकते हैं। डन? बात समझ में आई यहाँ तक? अच्छा, अब हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं कि 1919 में जब भारतीय एक्टिविटीज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बढ़ गई, तो एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था सेडिशन कमेटी। सेडिशन कमेटी का काम था, सेडिशन शब्द का मतलब होता है जब अपने देश के सरकार से आप गद्दारी कर रहे हो, आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, ठीक है? अब इस सेडिशन कमेटी का काम था कि रिकमेंडेशंस देना कि किस तरीके से इन एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाए, ठीक है? अगर आप देखेंगे तो उस कमेटी के हेड थे सर सिडनी राउलेट। तो सिडनी राउलेट के नाम से एक कमीशन राउलेट कमीशन कहलाया, ठीक है? और या राउलेट कमेटी कहलाई। और जो इस कमिटी के रिकमेंडेशंस थे उनको जब एक कानून के फॉर्म में लागू किया गया, लाया गया, तो वो बना आपका राउलेट एक्ट, ठीक है? अब राउलेट एक्ट का ऑपोजिशन, नो डाउट उस काउंसिल में इंडियन मेंबर्स भी थे, इन्होंने राउलेट एक्ट अपोज किया था, लेकिन उस राउलेट एक्ट के ऑपोजिशन के बाद भी जो ब्रिटिशर्स थे उतने नालायक थे कि इन्होंने इस एक्ट को पास कर दिया। तो इस एक्ट को फटाफट से पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा। इसको कई बार हम ब्लैक एक्ट कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं नो वकील, नो अपील और नो दलील। यानी अगर मान लीजिए कि आप इस एक्ट के अंतर्गत पकड़ लिए गए तो आपको सीधा 2 साल का जेल है, आप अपने लिए लॉयर नहीं हायर कर सकते, यानी नो वकील। आप अपने लिए किसी कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते, अगर आपको पनिशमेंट दे दी गई तो आप अपील नहीं कर सकते किसी और कोर्ट में जाकर के, ना ही आप अपनी बात को आगे रख सकते हो, यानी अपनी दलील पेश कर सकते हो। तो नो वकील, नो अपील, नो दलील, ठीक है? चलिए, अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के पास पावर्स आ गई सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने की, दबाने की, और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको 2 साल तक जेल में डालने की, बिना किसी ट्रायल के, यानी बिना किसी कोर्ट के अंदर पेश किए, ठीक है? बात समझ में आई?
चलिए, तो इंडियंस यार इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा गुस्से में थे, बिकॉज ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक एक्ट था, ठीक है, बहुत ही गलत था और लोगों के सेंटिमेंट्स को दबाने वाला था। रैलियों को ऑर्गेनाइज किया गया अलग अलग सिटीज के अंदर, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, रेलवे वर्कशॉप्स वगैरह बंद हो गई, ठीक है। तो आप देखोगे इनफैक्ट गांधी जी ने भी ट्राई किया था कि इसके अगेंस्ट एक राउलेट सत्याग्रह को लॉन्च किया जाए, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन इज कि यार गांधी ने नॉन कॉपरेशन को वापस क्यों ले लिया? देखिए बहुत सिंपल है, गांधी ने डिक्लेयर किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भैया नॉन वायलेंट होगा। गांधी जी अहिंसा के साथी थे, मतलब दो डंडा भी लगा जाए तो कहेंगे कोई बात नहीं, मजा नहीं आया, दो और लगाओ, ठीक है। तो वो पॉइंट इज वेरी सिंपल, अब दो और लगा कहेगा और मजा नहीं आया और दो लगाओ। तो गांधी जी के साथ सिंपल है भैया, दो डंडा मारे तुम चार डिमांड करो, चार मार के जाओ कि भैया 10 मारोगे तब मजा आएगा जीवन का, भले ही उसमें तुम्हारी निकल जाओ तुम भगवान के पास, कोई दिक्कत नहीं, अहिंसा जिंदा रहनी चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी का फिलॉसफी अहिंसा वाला है। अच्छा, अब क्या होता है कि इन्होंने डिसाइड किया कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि आप देखोगे कई जगह पे ये मूवमेंट काफी वायलेंट हो गया था। अब देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, जब सामने वाला मारता है ना भाई, चोट लगती है, फैक्ट है। और हर कोई आदमी ना इतना पेशेंस रख के नहीं चलता कि सामने वाला तुम्हारी कुटाई करते जाओ, तुम पलट के वार ना करो, ठीक है। तो ये तो यार मामला थोड़ा गड़बड़ है, ठीक। हालांकि वो बात अलग है, गांधी जी को कितनी लाठियां पड़ी इसका काउंट अभी किताबों में नहीं मिलता, मैं आज तक ढूंढ रहा हूं भाई, ठीक है। द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि अब देखो क्या हुआ कि चौरी चौरा में 1922 की बात है, फरवरी का महीना था, लगभग 4 फेब के आसपास की बात है। तो क्या होता है कि जो एक पीसफुल प्रोसेशन निकल रहा होता है, जुलूस निकल रहा होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं कि उसको भगा देते हैं ना, एकदम डंडा वंडा मार के लोगों को भगा देते हैं। अब क्या होता है, ये ऐसा नहीं एक ही दिन में हुआ गया, पहली बार भगाते हैं, दूसरी बार लोग फिर आते हैं, अब दूसरी बार पुलिस वाले क्या करते हैं, फायरिंग करते हैं थोड़ी सी। अब जब फायरिंग होती है भाई तो भीड़ पकड़ा जाती है, भीड़ कहती है अरे तो गलत कर रहे हो, हम तो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो भैया जनता को आ जाता है गुस्सा और जनता फूंक देती है पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन जला दिया जाता है, 22 पुलिस वाले मर जाते हैं, ठीक है। और बस उसके बाद गांधी को लगता है कि अभी देश जो है वो तैयार नहीं है नॉन वायलेंट मूवमेंट के लिए, तो ये लोग नॉन कॉपरेशन को कॉल ऑफ कर देते हैं, ठीक है। डन, यहां से खत्म हो गई बात। चलिए आगे बात करते हैं ना। सो ऑल्दो ही स्टार्ट नेशनल रिवॉल्ट सिंगल हैंडली 10 मार्च 1922 को गांधी को बाद में अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद मार्च 1922 में के बाद इनको आप कह सकते हैं 6 साल के लिए जेल की सजा भी हुई थी, है ना, कई सारे सेडिशियस मटेरियल्स को प्रिंट करने के लिए, राइट। अच्छा, तो अगर आप देखोगे इसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरा मूवमेंट काफी हद तक सप्रेस हो गया। तो आप सिर्फ चौरी चौरा वाला पॉइंट लिख करके आओगे तो भी बेटा आपका काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब फटाफट से क्वेश्चंस कर लेते हैं डिस्कशन वाले, लेट्स हैव दीस क्वेश्चंस डिस्कस। चलिए, अच्छा क्वेश्चन 2 कर लेते हैं भाई डिस्कस का। व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, फटाफट से करेंगे इसको। ठीक है, सत्याग्रह बहुत सिंपल है यार, एक नोवल मेथड है मास एजिटेशन का, प्रोटेस्ट का नॉन वायलेंट तरीके से। यहाँ पे सिंपल है यार, ये कहते हैं कि यार अगर आपका कॉज सही, अगर आप ट्रूथ के साथ हो, अगर आप सच्चाई के साथ हो तो आपको कोई दबा नहीं सकता। अब आपको इसके लिए वेपन्स उठाने का जरूरत नहीं है, आप जो आपको परेशान कर रहा है आप उससे रिक्वेस्ट करिए, आप उसको बताइए कि यार आप गलत कर रहे हो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को समझेगा, बातों को समझेगा और गलत करना छोड़ देगा। तो सत्याग्रह इज लाइक क्वेस्ट फॉर द ट्रूथ, ठीक है। चलिए, तो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इनफैक्ट एक क्वेश्चन कई बार आया भी है ना। आगे बात करते हैं कि राइट रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर एंड द साइमन कमीशन। तो ये बहुत सिंपल है, जलियांवाला बाग पे ये आपको पॉइंटर्स दिए हुए हैं, हमने अभी डिस्कस भी किया था। तो जलियांवाला बाग का सिंपल था भाई, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा सा ग्राउंड है, तो जो वहां का टेम्पल है, अगर आप देखेंगे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब, उसी के कॉम्प्लेक्स में आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे ना बैसाखी का दिन था, फेयर था, फेस्टिवल था, तो बहुत सारे लोग बैसाखी मनाने के लिए आए हुए थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनके लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो पूरा पंजाब का इलाका था, यहाँ पे थोड़ा सा वायलेंस ज्यादा फैला हुआ था, तो सरकार क्या करती, मार्शल लॉ लगा देती है। मतलब मार्शल लॉ समझ लीजिए कि ऐसा एक लॉ है जिसके अंदर 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, और अगर आप इकट्ठे हुए पाए गए तो आपको पनिश कर दिया जाएगा। और ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी पंजाब के अंदर, तो ये सारे लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। अब कमांड दिया जाता है जनरल डायर को, तो जनरल डायर अपनी फौज लेके पहुंचता है। अब दिक्कत ये कि जलियांवाला बाग का सिर्फ एक ही एंट्री था और एक ही एग्जिट था। तो यहाँ पे होता ये कि जलियांवाला बाग की उस एंट्री और एग्जिट को ब्लॉक कर देता है और लोगों पे गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। तो इसके एज ए रिजल्ट बहुत सारे लोग यहाँ मारे जाते हैं। ऑफिशियल नंबर्स तो हालांकि झूठी बोलते हैं, बट बहुत सारे लोग यहाँ मारे गए थे। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि यार जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने अपने टाइटल सरेंडर कर दिए। हालांकि बहुत सारे जब इस बात की न्यूज आगे फैली तो बहुत सारी जगह आंदोलन हो गए, प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। बहुत सारे आप देख सकते हैं बेटा, प्रोटेस्ट हुए, आंदोलन हुए, राइट। एंड इनफैक्ट इन प्रोटेस्ट और आंदोलन में बहुत सारे सत्याग्रही लोगों को पकड़ा गया, उनकी नाक जमीन पर रगड़वाई गई, उनसे बोला कि सॉरी बोलो साहब लोगों को, ब्रिटिशर लोगों को, ठीक है। तो आप देखोगे इस सब के बाद एक हंटर कमेटी बनाई गई थी, जिसको बनाया गया था सो दैट इस पूरे इंसिडेंट की इंक्वायरी कर सके। हालांकि वो व्हाइट वॉश माना जाता है, बिकॉज जो डायर था उसको तो यहां से भगा ही दिया गया था। तो हंटर कमेटी का भी कुछ खास रिजल्ट नहीं आया, और एज अ रिजल्ट इतना बड़ा मैसेकर, एक बस कहते हैं ना पॉलिटिशियंस की कड़ी निंदा
कि नीचे दब के रह गया। सो दैट इज व्हाट हैपेंड है। चलिए अब बहुत सिंपल है, इसका एक डिटेल्ड आंसर है आपके पास। साइमन कमीशन की बात करें, देखो बहुत सिंपल है। साइमन कमीशन जो आपकी वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, इसको आप टोरी गवर्नमेंट कहते हैं ब्रिटेन के अंदर। अब क्या है कि यार टोरी गवर्नमेंट, देखो बहुत सिंपल है, इसकी कहानी शुरू होती है 1919 से। 1919 में डिसाइड किया गया था कि 10 साल बाद भारत में एक रॉयल कमीशन आएगा जिसका काम होगा भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। लेकिन दिक्कत क्या है कि 10 साल में बहुत देरी हो जाती, तो कायदे से इस कमीशन को आना चाहिए था 1929 में, लेकिन ये पहले ही आ गया। रीजन क्या है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी थी ब्रिटेन में, उसके चुनाव आने वाले थे। अब चुनाव जीतने के लिए कोई मुद्दा तो आपको चाहिए चाहिए, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी क्या करती है, इसको आप टोरी गवर्नमेंट कहते हो, ठीक है। तो ये क्या करती है यहाँ पे, ये साइमन कमीशन को स्टैब्लिश करती है 1927 के अंदर, और ये भारत आता है 1928 में। तो इसका काम सिंपल था कि यहाँ पे आ करके भारत की एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे देखना, कुछ बदलाव सजेस्ट करना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि यार इसको जैसे ही भारत आया तो मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस और बाकी एसोसिएशंस ने भी इसको बॉयकॉट किया। रीजन बॉयकॉट करने का ये था कि यहाँ पे आप देखोगे तो एक भी इंडियन मेंबर इस कमीशन में नहीं था। तो सवाल यही था यार कि आप भारत के लिए बदलाव करने आ रहे हो, उसमें एक भी भारतीय नहीं है। दैट इज द रीजन कि ये कमीशन को बॉयकॉट किया गया। हालांकि कमीशन गया नहीं, इसने अपनी रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट की, ठीक है। चलिए नाउ, अच्छा चलिए, अगर आप देखोगे तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का, उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस आपको इस साइमन कमीशन से ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत सिंपल है, जल्दी से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। कि अच्छा, क्वेश्चन पहले ये है कि कंपेयर द इमेजेस ऑफ भारत माता इन दिस चैप्टर अलोंग विद द जर्मेनिया। देखिए बहुत सिंपल है, जर्मेनिया का जो इमेज था नेशनलिज्म यूरोप में, वो जर्मन नेशन का स्ट्रेंथ था। वहीं अगर आप देखोगे जो भारत माता की इमेज है, वो भारतीय नेशन का स्ट्रेंथ है, ठीक है। दोनों इमेजेस यहाँ पे राष्ट्रवादी नेताओं ने, लीडर्स ने बनाई थी। अगर आप देखोगे, जिन्होंने बहुत मेहनत की है दोनों देशों को यहाँ पे यूनिफाई करने की, ठीक है, एकजुट करने की। जो भारत माता की इमेज है जर्मेनिया से इस सेंस में डिफरेंट है कि अगर आप देखोगे कि लाइक जो भारत माता की इमेज है, उसको थोड़ा सा ना रिलीजियस पर्सपेक्टिव दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो भारत का कल्चर है उसको लेकर के भारत माता की इमेज को थोड़ा डिजाइन किया गया है। और अगर आप देखेंगे तो भारत माता की इमेज को पेंट किया था अवनींद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है। एंड आप देखेंगे बच्चे, उनको एक बहुत जैसे माता, जैसे एक मदर होती है ना, जो हर एक चीज का ख्याल रखती है, कुछ ऐसा पोर्ट्रे किया गया इमेजेस के अंदर, राइट। वेयर अगर आप देखोगे जर्मेनिया की इमेज को पेंट किया था फिलिप विट ने इन द ईयर ऑफ 1848। तो जर्मेनिया थोड़ा सा अग्रेसिव इमेज आपको शो करती है, वही भारत माता थोड़ी सी काम एंड कंपोज्ड इमेज के साथ, एक वो जो मम्मी का जो है कैरेक्टर होता है ना कि आप बच्चों का ख्याल रखना है, कुछ वैसी इमेज आप देखेंगे तो आपको दिखने को मिलेगी, ठीक है। अनदर पेंटिंग भारत माता की, जिसमें हम भारत माता को त्रिशूल लिए दिखाते हैं, त्रिशूल लेकर के एक शेर पे सवार होकर के ना, व्हाइट सी साड़ी पहने हुए हैं, ठीक है। एक लायन, एक एलिफेंट है उनके पास, सिंबल्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। तो ये भी इमेज ऐसी है बेटा जो काफी हद तक अभी ये देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स में काफी हद तक जर्मेनिया से रिजेंबल करती है। बिकॉज जर्मेनिया के आप देखोगे तो हाथ में स्वॉर्ड है, तलवार है, जो दिखाता है कि एकदम प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है जर्मन नेशन को। हमारी भारत माता की दो तरीके की इमेजेस है, एक एकदम शांत और एकदम कंपोज्ड टाइप की इमेज है जहां पे वो बच्चों का ख्याल रख रही है एज अ मदर, और वहीं दूसरी इमेज वहां पे है जहां वो एग्रेसिवली अपने देश की रक्षा के लिए आगे खड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके का कंपेरिजन हम लोग यहाँ पे बच्चे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो दोनों ही इमेजेस यहाँ अपने देश के लिए सैक्रिफाइस को क्या करती हैं बेटा, अपने देश के लिए सैक्रिफाइस को प्रमोट करती हैं, ठीक है, डिवोशन को प्रमोट करती हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम बच्चों ने कर लिया, बहुत बढ़िया भाई। देखिए दो तीन क्वेश्चंस अपने और हैं, है ना, दो तीन क्वेश्चंस को फटाफट से कर लेंगे, तो मुश्किल से 5 मिनट का समय लगेगा, तो विल बी डन विद दिस, ठीक है। चलिए 5 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद फटाफट से इसको वाइंड अप करते हैं। लिस्ट ऑल द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया, देन चूज एनी थ्री एंड राइट अबाउट द होप्स एंड स्ट्रगल्स। देखिए अलग अलग सोशल ग्रुप्स जिन्होंने भाई नॉन कॉपरेशन को ज्वाइन किया था, वो था कार्बन मिडिल क्लासेस, जिसमें लॉयर्स थे, टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, इनको तो मौका मिल गया बोर्ड एग्जाम बंक करने का, है, चलो बढ़िया है। अगर आप देखेंगे मिडिल क्लास ने यहाँ पे जब मूवमेंट को ज्वाइन किया तो उन्होंने क्या किया बेटा, जो फॉरेन सामान है उसको बॉयकॉट किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे जो फॉरेन कपड़े वगैरह हो गए, उन सबको बॉयकॉट करना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ, जो इंडियन फैक्ट्रीज हैं उनका सामान यहाँ पे ज्यादा बिकने लगा। अच्छा, अगर आप देखोगे जो पेजेंट्स थे, जो आपके फार्मर्स थे, उन्होंने मूवमेंट में इस होप से यहाँ पे क्या कहते हैं पार्टिसिपेट किया था कि उनको लगता था कि शायद इस मूवमेंट की वजह से जो गंदे लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार हैं, वो जो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, शायद ये इससे बच जाएंगे। साथ ही साथ जो हाई टैक्सेस यहाँ पे सरकार लेती है, ठीक है, इससे बच जाएंगे। साथ ही साथ बेकार मजदूरी जो इनसे करवाई जाती है, यानी फ्री का लेबर, बिना किसी पैसे की जो लेबर करवाया जाता है, शायद ये इससे बच जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, अब ट्राइबल्स अगर आप देखेंगे तो ट्राइबल्स ने यहाँ पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इसलिए फाइट किया क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इनके फॉरेस्ट लैंड्स पे कब्जा कर लिया था, इनके जो ट्रेडिशनल अधिकार थे, राइट्स थे, उनको यहाँ पे खत्म कर दिया था। तो एज ए रिजल्ट जो ट्राइबल्स आदिवासी हैं वो यहाँ पे बहुत दुखी थे, तो उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, यानी छुप छुप के वार करने का, जिसमें काफी हद तक सक्सेसफुल भी थे। इनके एक बड़े फेमस लीडर थे अल्लूरी सीताराम राजू, जिनको हालांकि बाद में ब्रिटिशर्स ने पकड़ के मार दिया था, एग्जीक्यूट कर दिया था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये नो डाउट कि गांधी जी के आइडियल से इंस्पायर्ड थे, लेकिन इनको लगता था कि यार अगर आपको अपने अधिकारों को जीतना है तो आपको वायलेंट स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर अगर आप देखोगे प्लांटेशन वर्कर्स के साथ प्रॉब्लम ये थी कि एक एक्ट आया था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट करके, जिसके बाद इन वर्कर्स को प्लांटेशन को छोड़ के जाने की इजाजत नहीं थी। अब ये चाहते थे कि जिस गांव से आए हैं उस गांव से इनका जो रिश्ता नाता है वो बना रहे, अपने गांव जाकर के वहां खेती बाड़ी कर पाए। तो इनको लगता था कि जब नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुआ कि गांधी राज आ रहा है और गांधी जी हर एक इंसान को अपने गांव में जो है जमीन देंगे और वो इंसान वहीं रह करके अपनी खेती बाड़ी कर पाएगा, फैमिली के साथ अच्छे से रह पाएगा। लेकिन दिक्कत यही है कि इन्होंने इस एक्ट को अपोज करते हुए जब ये प्लांटेशन से भाग गए तो बीच में हड़ताल थी, स्ट्राइक चल रही थी, तो अपने गांव कभी पहुंच ही नहीं पाए। पुलिस ने पकड़ लिया, इनको मारा पीटा और वापस प्लांटेशन ले आए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हर एक इंसान का अपना एक प्रॉपर एस्पिरेशन था। चलिए लास्ट दो क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। डिस्कस द सॉल्ट मार्च, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्कस द सॉल्ट मार्च टू क्लियर मेक इट क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। देखो बहुत सिंपल है, गांधी जी को लगा कि यार नमक एक ऐसी चीज है जो अमीर आदमी भी खाता है, गरीब आदमी भी खाता है, और नमक पे टैक्स लगाने से देखो दोनों की प्रॉब्लम होगी। तो इनको लगा नमक ऐसा सिंबल बन सकता है जिससे हम दोनों क्लासेस को यहाँ पे साथ में ला सकते हैं और एक बड़ा स्ट्रगल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, अच्छा अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे दो चीजें, अगर आप देखोगे तो 1880s के अंदर एक अधिकार आया था जिसने ब्रिटिशर्स को मोनोपोली दे दिया था, मतलब अधिकार दे दिया था कि सिर्फ आप लोग ही नमक बना सकते हैं और नमक पे टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने से एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि आप जो है ब्रिटिशर्स के ऐसे कानूनों को तोड़ रहे हो, और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करेगा थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, तो क्या होता है भाई कि सॉल्ट मार्च इसलिए भी इफेक्टिव था बिकॉज गांधी सॉल्ट मार्च के थ्रू बहुत सारी आम जनता को यहां पे कनेक्ट कर पा रहे थे, अलग अलग सोशल क्लासेस को यहां पे कनेक्ट कर पा रहे थे। ठीक है, बाय द मेथड ऑफ नॉन वायलेंस, राइट। चलिए, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात है कि गांधी जी ने सॉल्ट को एक मेजर डिमांड बनाया था, बट सॉल्ट के अलावा भी कई सारी डिमांड्स थी। तो सारी डिमांड्स को एक लेटर में इन्होंने वाइसरॉय इरविन को लिखा था और बोला था कि अगर आप नहीं मानते हो इन डिमांड्स को 11 मार्च तक तो हम सॉल्ट लॉ को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो 12 मार्च को सॉल्ट लॉ स्टार्ट, मतलब जो आपका दांडी मार्च है वो स्टार्ट होता है। जो इनका आश्रम था साबरमती के अंदर, वहां से लेकर के दांडी तक। तो दांडी एक शहर है जो कि समुद्र के किनारे है, तो गांधी जी ने इसमें बढ़िया 240 मील लंबा सफर था और इसको हर दिन ये 10 माइल्स पर डे चलते थे, और जहां जहां जाते गए लोग इनके साथ कनेक्ट होते गए। फाइनली जो है गांधी ने 6 अप्रैल को आकर के जो है इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, नमक बना करके समुद्र से, और वहां से स्टार्ट होता है आपका फुल फ्लेश तरीके से सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, मतलब फुल फ्लेश तरीके से। चलिए आगे बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है फटाफट से। इमेजिन आप एक वुमेन है जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पार्टिसिपेट कर रही है, आपका एक्सपीरियंस क्या होगा? देखिए बहुत सिंपल है, आप अपने बारे में लिख सकते हो कि किस तरीके से आपने यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, किस तरीके से आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, किस तरीके से आपने यहाँ पे जो दुकानें थी, लिकर शॉप्स थी, उनके एंट्रेंसेस को ब्लॉक किया, सत्याग्रह के यहाँ पे नारे लगाए। ठीक है, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो क्वेश्चन था बेटा सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, इसके बीच में इनके बीच में आपस में मतभेद क्यों था? ठीक है, आपस में डिफर क्यों करते? देखिए बहुत सिंपल है कि पॉलिटिकल लीडर्स इस पे इसलिए डिफर करते थे बिकॉज के बहुत सारे रीजन है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे ऐसे लोग जो कि माइनॉरिटीज या दलित भाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनका मानना था कि जब तक पॉलिटिकल पावर नहीं मिलेगी तो ना तो माइनॉरिटीज का कुछ भला होने वाला है, ना तो हमारे दलित भाइयों का कुछ भला होने वाला है। ठीक है, मतलब जितने भी दलित भाई बहन है, अगर इनको एम्पावर करना है, सोशली बैकवर्ड क्लासेस को आगे लेके आना है, तो रिजर्वेशन मिलना बहुत जरूरी है। अब इस बात के सपोर्ट में कौन है? जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हमको एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि एक ऐसा इलाका चाहिए जहां पे चुनाव में खड़े होने वाला भी पर्सन बैकवर्ड क्लासेस से हो और उसको वोट करने वाले भी बैकवर्ड क्लासेस से हो, तब जाकर के श्योरिटी मिल पाएगी कि जो असेंबलीज हैं उनमें इनका प्रॉपर रिजर्वेशन होगा। ठीक है, अब गांधी जी को लगता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या हो सकता है कि यार जो देश को जोड़ने का प्रोसेस है वो धीमा हो जाएगा और देश काफी हद तक डिवाइड हो जाएगा, राइट। और अब देख सकते हैं कि इससे गांधी जी को यह लगता था कि यार देश हो सकता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से बहुत सारे टुकड़ों में बट जाए और जो यूनाइटेड भारत बनना चाहिए शायद वो नहीं बन पाएगा, तो इसलिए गांधी जी इसको सपोर्ट नहीं करते थे। इनफैक्ट अगर आप देखो जब मुस्लिम लीडर्स हैं, है ना, जैसे मुस्लिम लीग वगैरह के, तो वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट को यहाँ पे सपोर्ट करते थे बिकॉज इनको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ऐसा देश जहां पे हिंदूज मेजोरिटी में
इनके कल्चर और आइडेंटिटी को कोई खतरा हो जाए या इनके कल्चर आइडेंटिटी को दबा दिया जाए, तो इसलिए ये चाहते थे कि भाई अगर इनके पास मेजॉरिटी रहेगी, असेंबली के अंदर इनके पास पावर रहेगी, तो अपने अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं फाइट कर पाएंगे। ठीक है, तो यही था बेटा सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मुद्दा। एंड बस इसी के साथ खत्म करते हैं आज का एक प्यारा सा सेशन। उम्मीद है मजा आया होगा। मैंने बहुत ही कम समय में ट्राई किया है आपको एक एक सवाल यहां पे बताने का। वो जो वुमेन वाला है कि आपको कैसा लगा, आप उस क्वेश्चन को कर भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, इतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बाकी जितने सवाल हैं सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब एक होमवर्क मैं आपको देके जाता हूं। मेरे को यह बताना कि औद किसान सभा को फॉर्म किसने किया था। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है और मैं जाके देखूंगा भाई किस किसने आंसर किया। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, लव यू ऑल गाइस। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हुई हुई।